फ्रेंड्स, इन दिनों नेटफ्लिक्स पे एक वेब सीरीज़ रिलीज़ हुई है जिसने ऑफलाइन ऑनलाइन तहलका मचा दिया है। सोशल मीडिया पे भूचाल आया हुआ है। पेरेंट्स के अंदर चिंता, गिल्ट, इनसिक्योरिटी, फियर ये बढ़ गया है और हर तरफ इसकी चर्चा हो रही है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ वेब सीरीज़ एडोलेसेंस की। ये एक मिनी सीरीज़ है जिसमें सिर्फ 4 एपिसोड है, लेकिन चारों एपिसोड एक से बढ़कर एक हैं और मुझे लगता है कि इसे हम सबको देखना चाहिए। और इवन ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर ने भी इसको रेकमेंड किया है और हमारे यहाँ पे भी बहुत लोग इस पर बात कर रहे हैं। ये अपने मधुर भंडारकर साहब, शेखर कपूर, हंसल मेहता, करण जौहर, अनुराग कश्यप सब इस सीरीज़ को रेकमेंड कर रहे हैं कि सच में ये एक सीरीज़ हमें सोचने के लिए मजबूर करती है। तो मैंने सोचा क्यों ना हम भी इस पर बात करें, क्योंकि इस पर बहुत बात होनी चाहिए, बहुत चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक वेब सीरीज़ नहीं है बल्कि एक प्रकार की नॉकिंग है पेरेंट्स के लिए, एक तरह का अलर्ट है, एक अवेयरनेस के लिए नॉकिंग है कि, और मैं तो कहूँगी एक वार्निंग है कि पेरेंट्स प्लीज़ जाग जाइए। अब दुनिया बदल चुकी है, समाज बदल चुका है, बच्चों की दुनिया बदल गई है। आप कुछ समय पहले तक बच्चों के लिए ये चिंता करते थे कि हमारे बच्चे रातों बाहर रहते हैं, वो क्या करते हैं, वो किस दुनिया में मूव कर रहे हैं, हम कैसे जानें। लेकिन अब ये चिंता की ज़रूरत है कि हमारा बच्चा पूरा दिन घर पे रहता है, पूरी रात घर पे रहता है, अपने रूम में रहता है, अपने मोबाइल के साथ रहता है, तो वो किस दुनिया में रहता है। इन सब चीज़ों पे बात करती हुई ये वेब सीरीज़ एडोलेसेंस बहुत ही अच्छी सीरीज़ है। तो मुझे लगा कि इस सीरीज़ में बहुत सारे मुद्दे उठाए गए, जैसे कि टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, मिसोजिनी, मेनोस्फेयर। तो पहले मैं आपको ये टर्म्स के बारे में बता देती हूँ कि मेनोस्फेयर ये मतलब समझिए कि एक कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स और ब्लॉग्स और ये सब है, ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो कि मिसोजिनी को बढ़ाती हैं, एंटी फीमेल एनवायरनमेंट बनाती हैं। अब बात आती है मिसोजिनी क्या है, तो मिसोजिनी भी वही है कि ऐसी जो, और ये आम जिंदगी में तो हैं ऐसे लोग, मतलब इस तरह के ग्रुप्स हैं, लेकिन आजकल तो सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं। तो ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर कि फीमेल्स के बारे में एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस बनाया जाता है और इसमें जनरली वो लोग होते हैं जिनके कि डिज़ायर तो है, लेकिन फिर भी उनको किसी कारण से रोमांटिक पार्टनर या सेक्सुअल पार्टनर नहीं मिल पाता, तो उनके अंदर एक नेगेटिविटी आ जाती है। और फिर इस तरह के ऐसे कम्युनिटीज़ हैं सोशल मीडिया पे, वो जिन लोगों को ये नहीं मिलते ऐसे पार्टनर, तो उनके अंदर एंटी फीमेल एक थॉट प्रोसेस को खड़ा कर देते हैं और ये मतलब मेल फीमेल को अलग करके दोनों मतलब बहुत गलत काम कर रहे हैं वो लोग। तो इस तरह की चीज़ों और टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी आप सब जानते हैं, नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो में इस पर काफ़ी बात करेंगे, क्योंकि टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी तो टॉक्सिक फेमिनिटी भी होती है, तो हम लोग इन चीज़ों पे आगे बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह के मुद्दों को उठाती हुई ये वेब सीरीज़ है और अगर हमको इस पर पूरी बात करनी है, एक एक पॉइंट को समझना है, तो मुझे लगता है कि हमें इस सीरीज़ की स्टोरी पे भी बात करनी चाहिए। तो मैं इसकी चारों एपिसोड के बारे में थोड़ा थोड़ा बताती हुई इसमें जो मुद्दे उठाए गए उनके ऊपर आपके साथ चर्चा करूँगी। तो इस सीरीज़ का जो फर्स्ट एपिसोड है उसकी शुरुआत होती है कि एक डिटेक्टिव, एक पुलिस ऑफिसर है जिसके पास पे अपने बच्चे का एक मैसेज आता है मोबाइल पे कि पापा क्या मैं कल स्कूल से 1 डे ऑफ ले सकता हूँ। तो वो जो डिटेक्टिव पुलिस वाला है, वो डिटेक्टिव वो उस मैसेज को ध्यान नहीं देता और अपनी कोवर्कर को बताता है और मोबाइल को रख देता है, मतलब कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं देता उस मैसेज को। और इतने में दिखाते हैं कि ये लोग फोर्सफुली एक घर में घुस गए हैं। उनका घुसने के तरीके से, एंटर करने के तरीके से तो ऐसा लगता है जैसे इस घर के अंदर पता नहीं क्या बहुत बड़ा कुछ हो गया है। लेकिन वो अंदर जाकर कहते हैं कि आपका बच्चा जेमी कहाँ है, हम उसको अरेस्ट करने आए हैं। और वो घर को पूरा ऐसे घर में एकदम फोर्सफुली हर रूम में जाते हैं और जेमी को ढूंढ लेते हैं और कहते हैं कि आपके बेटे के ऊपर एक इसके क्लासमेट के मर्डर का इल्ज़ाम है, इसलिए हम इसको अरेस्ट कर रहे हैं। तो वो जो जेमी है वो भी घबरा जाता है और उसके मम्मी पापा सिस्टर सब शॉक्ड रह जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। बच्चा बार बार कहता है कि आई हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग, आई हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग। खैर, लेकिन पुलिस वाले कहते हैं कि अभी तो आपको चलना पड़ेगा और वो उस बच्चे को अपनी पुलिस वैन में बिठा के ले जाते हैं। हालांकि उसके पापा कहते हैं कि जेमी डरना मत, हम अभी पीछे पीछे आ रहे हैं। और वो लोग भी, उसके फादर भी वहाँ पुलिस स्टेशन पहुँच जाते हैं। वहाँ पुलिस स्टेशन में बच्चे के साथ इंटरोगेशन शुरू होता है। हालांकि वो बच्चा बार बार कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। उस टाइम हम लोग के भी मन में आता है कि ये बच्चा शायद गलत ही फंस गया है, लेकिन ठीक है,
अभी आगे आगे देखते हैं क्या होता है। वो बच्चा अपने पापा से बार बार कहता है कि पापा मैंने कुछ गलत नहीं किया, पापा मैंने नहीं किया। फिर एक बार तो वो पूछता भी है कि पापा डू यू बिलीव मी, तो वो बोलते हैं येस ऑफ कोर्स आई बिलीव यू। खैर पुलिस वाले कहते हैं कि अब आपके हम कुछ टेस्ट वगैरह करेंगे जो कि इस केस के लिए ज़रूरी हैं। फादर वो देख भी नहीं पाता और सच में वो बड़ा टेरिफाइंग सा सीन है, बच्चे के इतने सारे टेस्ट हो रहे हैं। उसके बाद में वो कहते हैं अब हम आपके साथ बैठ के एक खास थोड़ा सा डीप इंटरोगेशन करेंगे, तो थोड़ी देर आप अपने पापा से बात कर लीजिए और इंटरोगेशन के टाइम आप किसको अपने साथ रखना चाहते हैं, क्योंकि वो बच्चा माइनर है तो अगर किसी अडल्ट को अपने साथ रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। वो बच्चा अपने पापा को सिलेक्ट करता है कि मेरे पापा मेरे साथ रहेंगे। जब वो फादर और सन अकेले होते हैं तब एक बार फिर से उसके पापा पूछते हैं जेमी डिड यू डू इट, और वो बच्चा कहता है नो। तो उसके पापा को मतलब पूरा विश्वास हो जाता है कि मेरे बेटे ने तो ऐसा कुछ नहीं किया। अब यहाँ पर इससे पहले दिखाते हैं कि उनको एक लॉयर भी प्रोवाइड किया गया है। अब वो लॉयर उसको बच्चे को समझा देता है कि जो भी कल रात की बात है उसके लिए तुम मना कर देना, कि आई डोंट नो कह देना। और वो बच्चा भी बड़ा स्मार्टली जब पुलिस के इंटरोगेशन में हर क्वेश्चन पे बार बार यही कहता है, बहुत स्मार्टली डील करता है कि आई डोंट नो, नो कमेंट, इस तरह का कहता रहता है। पुलिस वाला समझ जाता है कि बच्चा काफ़ी शार्प है, काफ़ी इंटेलिजेंट है। खैर वो उसको बहुत सारे एविडेंसेस दिखाता है, लेकिन बच्चा मैंने बताया आपको हर बात पे नो कमेंट करता है। और उसके बाद में वो उनको कुछ फोटोग्राफ्स दिखाते हैं और कहते हैं कि तुमने इंस्टाग्राम पे ये फ़ोटोज़ पोस्ट की है। एक्चुअली वो जो बच्चा है जेमी, उसका ये दिखाते हैं कि वो इंस्टाग्राम पे कुछ न्यूड मॉडल्स की फ़ोटोज़ को रीपोस्ट करता था और उसके नीचे जो कमेंट्स दिखता था उसमें उसका कुछ अग्रेशन भी दिखता था। लेकिन वो बच्चा तो बड़ा ही इनोसेंट बना रहता है। और लेकिन वो फिर पुलिस वाला लास्ट में एक और एविडेंस दिखाता है, कहता है अगर तुम्हें वो एक बच्ची की फ़ोटो दिखाता है, बोलते तुम इस बच्ची को जानते हो। तो बच्चा कहता है कि कौन, बोले कि इसका कल रात को मर्डर हो गया। तो वो पूछते हैं क्या ये मर गई है क्या। तो मतलब पुलिस वाला कहता है कि अगर तुमको कुछ नहीं पता है तो चलो मैं तुम्हें कुछ फुटेज दिखाता हूँ। तो वो अपना लैपटॉप ओपन करता है और उसको ना एक वीडियो क्लिप दिखाता है जिसमें क्लियर कट दिख जाता है कि जेमी और उस बच्ची की कुछ बातचीत हुई है और उसने उसके एक नाइफ से उसको मार दिया है। 7 जगह वो ब्रूटली उसके ऊपर अटैक करता है और वो बच्ची केटी है उसका नाम, वो मर जाती है। हालांकि शुरू में जब हम इस स्टोरी को देखते हैं, मतलब इस सीरीज़ को शुरुआत करते हैं, तो पुलिस वाले जिस तरह से जेमी को पकड़ते हैं और जिस तरह से वो कॉन्फिडेंट है और जेमी पे एक इल्ज़ाम है, तो यही लगता है कि ये एक मर्डर मिस्ट्री है। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि अरे ये क्या मर्डर मिस्ट्री है, बेकार है। लेकिन आप खुद सोचिए, क्या अगर उनको इस मर्डर मिस्ट्री को दिखाना होता तो फर्स्ट एपिसोड में थोड़ी ना पता चल जाता कि मर्डरर कौन है। एक्चुअली ये सीरीज़ मर्डर के अराउंड तो घूमती है, लेकिन ये हु डन इट की बात नहीं करती, बल्कि बात करती है वाई डन इट, मतलब कि किसने मर्डर किया। इसमें ये चीज़ नहीं है, क्योंकि फर्स्ट एपिसोड में वरना क्यों बताते कि जेमी ने ही मर्डर किया है। ये बल्कि इसको तलाश करती है सीरीज कि ये क्या मोटिव था इसके पीछे, इस मर्डर के पीछे, ये क्यों किया इसने। तो ये क्यों की यात्रा है, ये वाई की जर्नी है। खैर जैसे ये फुटेज देखते हैं तो उसका फादर एकदम शॉक्ड रह जाता है कि ये क्या हुआ। और फिर वो मतलब चले जाते हैं पुलिस वाले, क्योंकि तो प्रूव हो जाता है कि जेमी ने ही मर्डर किया है। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि उसका जो फादर है वो उसको देखते हुए बस एक ही बात पूछता है, जेमी तुमने ये क्यों किया। और वो अपना मुंह फेर लेता है और रोने लग जाता है। तो वो बच्चा मतलब समझ नहीं पाता है कि वाई हिज फादर इज़ अपसेट। और खैर एक बार तो मुंह फेर लेता है, लेकिन फिर अपने बच्चे को हक करके और रोने लग जाता है। ये याद रखिएगा, ये जो पॉइंट मैंने बताया है कि फादर एक बार को मुंह फेर लेता है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। साथ ही जो मैंने पहले बताया था कि वो जो डिटेक्टिव फादर है वो अपने बेटे के मैसेज को इग्नोर मार देता है, ये पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनको हम आगे जाके लिंक करेंगे, क्योंकि मैंने आपको कहा कि ये वेब सीरीज़ मतलब इस वेब सीरीज़ के छोटे छोटे जो सीन हैं, छोटे छोटे एक्ट्स हैं, उन सब का कोई मीनिंग है, तो इनको आप ध्यान रखिएगा। खैर ये फादर एकदम उसको हक करके रोने लग जाता है और यहीं पर ही ये पार्ट 1 का एंड हो जाता है। अब जो पार्ट 2 शुरू होता है, पार्ट 2 की जो शुरुआत है वो मैंने आपको पहले ही कहा कि ये सीरीज़
वाई डन इट पे चलती है कि ये क्यों हुआ, ये इसने ऐसा क्यों किया। तो यहाँ से वाई की जर्नी शुरू होती है। फर्स्ट पार्ट जो है वो ज़्यादातर अरेस्ट और प्रोसेसिंग पे ही चलता है, लेकिन सेकंड पार्ट जो है वो वाई पे शुरू हो जाता है कि ये क्यों हुआ। ये हालांकि जेमी बार बार अपने पापा को यही कहता है, पापा इट वॉज नॉट मी, इट वॉज नॉट मी, आई हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग। तो वो इसी तरह के सेंटेंस बोलता है, लेकिन मैंने कहा कि ये वाई पर है तो इसलिए आगे की जर्नी शुरू होती है। यहाँ हमको ये मतलब हम जानते ही, हम बात भी करते हैं कि एक बच्चे की ज़िंदगी या हमारी ज़िंदगी में कुछ पिलर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बच्चे की ज़िंदगी में मैं कहूँ तो उसका होम, उसके पेरेंट्स, उनकी पेरेंटिंग, स्कूल, टीचर्स, स्कूल का सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, उसका पीयर ग्रुप, और जो आजकल सबसे इम्पॉर्टेंट हो रखा है वो है सोशल मीडिया। तो इसमें सबसे पहले हम जो डिटेक्टिव है वो इस क्यों को जानने के लिए बच्चे के स्कूल में जाता है। साथ में ये है कि क्यों को जानने के साथ साथ वो ये भी जानना चाहता है कि जिस वेपन से उसने केटी का मर्डर किया है, वो जो नाइफ़ है वो कहाँ है, उसको वो भी पता करना होता है। खैर ये नाइफ़ को ढूंढना भी एक प्रकार का मैं आगे बताऊंगी आपको कि ये भी एक प्रकार का मेटाफर है जो मैंने सोचा है, वो मैं आगे आपको बताऊंगी। तो अब वो दिखाते हैं कि वो डिटेक्टिव और उसकी कोवर्कर उनके स्कूल में जाते हैं। वो स्कूल भी बड़ा अजीब सा है, वहाँ का बड़ा ही क्योटिक और अनरूली सा एनवायरनमेंट है। बच्चे हंस रहे हैं, किसी की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, और जिस क्लास के बच्चों की क्लासमेट का कल रात को मर्डर हुआ है उसके लिए बच्चे बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं, उनको कोई पेन नहीं है। ये भी चीज़ अजीब है कि बच्चे इतने इनसेंसिटिव कैसे हो गए हैं, और वो बच्चे मतलब हंस रहे हैं। खैर यहाँ पर एक जो इम्पॉर्टेंट बात है वो है कि उस डिटेक्टिव फादर का जो बच्चा है, एडम नाम का लड़का, वो भी उस स्कूल में पढ़ता था, और वो वहाँ पे बुली हो जाता था, उसको बुली किया जाता था। तो वो लड़का अब यहाँ पे समझ में आता है कि उसके जो फादर है उसको उसने मैसेज क्यों किया था कि पापा मैं 1 डे स्कूल से ऑफ लेना चाहता हूँ, लेकिन फादर ने उस टाइम ध्यान नहीं दिया। तो अब ये बच्चा अपने फादर को वहाँ देखता है, और उसके सीन दिखाए हैं कि लोग उसके कैसे अपने टिश्यू पेपर वगैरह सब उसके टिफ़िन में डाल जाते हैं, उससे से वो बुली होता है। लेकिन वो अपने पापा से कहता है कि पापा डैड मैं आपसे प्राइवेट में कुछ बात करना चाहता हूँ। तो फादर सोचता है पता नहीं क्या बात करनी। वो जब उसके साथ अकेले में आते हैं तो बोलते हैं हाँ बोलो एडम। तो बोलता है कि पापा आप लोग जिस तरह का सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, उससे बहुत अलग चीज़ है। तो उसके फादर कहते हैं कि क्या अलग है? बोले आप लोग जो चीज़ें एज्यूम कर रहे हो वो कुछ भी नहीं है। तो वो बार बार उससे पूछते हैं, तो वो बताता है कि आप लोग इंस्टाग्राम पे ये सोच रहे हैं कि जेमी और कैटी की दोस्ती है, लेकिन वहाँ दोस्ती नहीं बल्कि वहाँ बुलिंग चल रही है। तो फादर शॉक्ड रह जाता है, बोलते बुलिंग चल रही है कैसे? बोलता है कि अब ये लोग जो आपस में सोशल मीडिया पे, जो इंस्टाग्राम अकाउंट पे एक दूसरे की फ़ोटोज़ पे जो इमोजीज शेयर करते हैं उनका मीनिंग कुछ और है। तो उसके फादर उसे पूछते हैं, तो वो जो उसका बेटा है मतलब एडम है, वो उनको डीपर मीनिंग बताते हैं। और यहाँ पर एक हॉन्टिंग एंड डार्क रियलिटी रिवील होती है कि ये इमोजीज की दुनिया ऐसी है। यहाँ मैं पेरेंट्स से कहूँगी कि आप लोग बहुत बार सोचते हैं, मैं बहुत सारे पेरेंट्स को देखती हूँ कि वो कहते हैं अरे हमारे बच्चे को क्या, हम तो खुद देखो इस एज में भी हम सोशल मीडिया को ज़्यादा जानते हैं, हम लोग ज़्यादा स्मार्ट हैं, हम समझते हैं, मैं अपने बच्चे को भी समझता हूँ, इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन इनकी दुनिया एक बहुत अलग है। मैं हर बच्चे के लिए नहीं कह रही, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका पता ही नहीं चलता कि उनकी जो इमोजीज़ की जब वो रियलिटी बताता है तो पता चलता है कि अरे ये क्या दुनिया है। और ऑनेस्टली मैं भी खुद कह रही हूँ कि जब वो कुछ चीज़ों के बारे में पता चलता है तो वाकई में हमें नहीं पता कि इन इमोजीज़ का क्या ट्रांसलेशन होता है। तो वो बच्चा कहता है कि कैटी और जेमी है, इन लोगों में बुलिंग चल रही है, और ये कैटी उसको इंसेल कहती है। यहाँ पर बात आता है इंसेल कल्चर की बात हो रही है, मतलब ये 12-12, 13-13, 14-14 साल के बच्चे बात कर रहे हैं। यहाँ इंसेल का मतलब ये होता है कि ये जनरली ऑनलाइन उसमें ही चल रही हैं चीज़ें, कि ये उन लोगों को इंसेल कहा जाता है जिनको कि मैंने आपको बताया था कि इन लोगों जिनको डिज़ायर होते हुए भी जिनको अपना रोमांटिक पार्टनर, सेक्सुअल पार्टनर नहीं मिल पाता, उन लोगों को इंसेल कहा जाता है। जो कि हमारे यहाँ पे जो बहुत कुछ लोग हैं नल्ला वल्ला वर्ड यूज़ करते रहते हैं, तो नल्ला है, तो या फिर ये कि अरे इसको कौन मिलेगा। तो अब आप देखिए ये जो एडोलेसेंस एज है इसमें ये चीज़ें मैटर करती है, क्योंकि
अब ये एज ऐसी है जिसमें कि बच्चे में हार्मोनल चेंजेस आने लग जाते हैं, ऑपोजिट सेक्स से अट्रैक्शन भी होता है, और ऐसे में अगर बच्चे को ये बताया जाए कि तुम में कोई काबिलियत नहीं है, इसलिए तुम्हें कोई रोमांटिक पार्टनर तो क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बन रही है या तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब कि तुम अनवर्दी इंसान हो, यू आर नॉट गुड इनफ। तो ये ऐसे लोगों को इंसेल कहते हैं। तो कैटी जेमी को इंसेल कहती है, मतलब एक तरह से कि तुम्हारे को कुछ तुम्हारे मतलब इसके लिए ये बहुत बड़ी बात है कि वो 13 इयर्स का है और वर्जिन है। कितनी अजीब बात है, इतने छोटे छोटे बच्चे हमारे लिए इतने छोटे हैं लेकिन इनकी दुनिया कितनी अलग है। तो आपको पेरेंट्स को जानने की ज़रूरत है कि आपके बच्चे की दुनिया में भी तो कहीं कुछ ऐसा तो नहीं चल रहा, क्योंकि ये गेमिंग के थ्रू और इस तरह की कम्युनिटीज़ के थ्रू ये बच्चों को ट्रैप कर रहे हैं। तो आप भी थोड़ा सा अलर्ट रहिए कि हमारा बच्चा सोशल मीडिया पे क्या कर रहा है, किस तरह की इमोजी शेयर कर रहा है। क्योंकि अगर हम अपनी बात करें तो हम लोग तो एक स्माइलिंग जो इमोजी है या ज़्यादा से ज़्यादा हार्ट शेप फ्लावर की यही सब भेज के रह जाते हैं, लेकिन बच्चों की दुनिया बहुत अलग है। खैर सेकंड एपिसोड मैं बता रही थी आपको, इस तरह से चलता है। तो उसका फादर शॉक्ड रह जाता है कि ये क्या। तो अब उसको लगता है कि हाँ, यहाँ पे वो कहता है कि बेटा कहीं तुम्हारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो वो बच्चा कहता है कि पापा आपको ये सब क्यों जानना है, क्योंकि आप तो मेरे पास कभी है ही नहीं। तो बोलते नहीं बेटा मैं हूँ तुम्हारे लिए, बताओ तुम्हारे साथ तो कुछ नहीं हो रहा। तो बच्चा ये कहता है कि पापा आपके पास अपने जिम, अपने काम, इसके अलावा क्या है, मेरे लिए तो आप कभी हो ही नहीं। तो उस आदमी को बड़ा ही धक्का लगता है और वो कुछ कहना चाहता है, लेकिन उसका बच्चा गेट बंद करके चला जाता है। खैर यहाँ पे अब ये जो डिटेक्टिव हैं वो और उनके कोवर्कर स्कूल में जाते हैं, मतलब और क्लासरूम में जाते हैं। तो आपको आश्चर्य होगा कि उन बच्चों को कोई मतलब नहीं होता, लेकिन फिर भी वो जो जेमी के दो खास दोस्त होते हैं, रेयान और टॉमी, को पकड़ लेते हैं और पूछते हैं कि मतलब काफ़ी दिखाया है कि पकड़ा पकड़ी हो रही है। तो वो रेयान एंड में कहता है कि हाँ, वो नाइफ जिसे जेमी ने उसको मारा है वो मेरा था, मैंने उसको दिया था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था, मुझे लगा था वो सिर्फ उसको डराने जा रहा है, मुझे नहीं मालूम था कि वो उसका मर्डर कर देगा, और अब वो नाइफ कहाँ है मुझे नहीं पता है। खैर इसमें एक चीज़ और दिखाई है कि कैटी की एक खास फ्रेंड है जेड, वो रेयान को बहुत ज़्यादा मारती है। तब ये पुलिस वाला उसको कहता है कि एक रैपो बिल्डिंग के लिए कि जब मैं तुम्हारी एज में था तो गर्ल्स में बहुत पॉपुलर था। तो वो लड़का कहता है, रेयान कहता है, हाँ मुझे मालूम है कि गर्ल्स में पॉपुलर होने के लिए हमें अपने टीथ भी बहुत अच्छे से ब्रश करने पड़ते हैं, इसलिए मैं बहुत केयरफुली अपने टीथ को ब्रश करता हूँ, क्योंकि गर्ल्स के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब आप यहाँ देखिए कि कितनी अजीब सी बात है कि एक 12-13 साल के बच्चों के लिए की मेंटालिटी, उनका जो ऑब्सेशन है वो क्या है, उनके लिए गर्ल्स उनकी लाइफ में होना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेक्सुअलिटी एक बहुत बड़ी चीज़ बन गई, क्योंकि उनकी गलती भी नहीं है। सोशल मीडिया पे भी उनको यही दिख रहा है, टीवी में भी यही दिख रहा है, मार्केटिंग जो चल रही है, एडवर्टीजमेंट्स जो चल रहे हैं उसमें भी यही दिखा रहे हैं कि अगर लड़की नहीं मिली इसका मतलब कुछ नहीं मिला, आपकी लाइफ ही बेकार है, आप अनवर्दी हो। वो लेकिन खैर बच्चा उसको मना कर देता है। साथ ही यहाँ पे जब शुरू में वो लॉयर उसके पास आता है, जेमी के पास, तो वो उससे पूछता है कि तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, जस्ट यू ऑन अ लाइटर नोट। तो वो बच्चा कहता है मुझे हिस्ट्री बहुत पसंद है। तो यहाँ डिटेक्टिव सोचता है कि चलो एक बार हिस्ट्री टीचर से मिलते हैं, उससे बात करते हैं। तो देखिए वो जब हिस्ट्री टीचर से बात करता है तो हिस्ट्री टीचर कहता है उसे कुछ नहीं मालूम, और ये बच्चे तो वैसे भी मतलब दे आर रियली इम्पॉसिबल किड्स, मतलब उसको वो बच्चों से कोई मतलब नहीं है, सरदर्दी है, वो बस पढ़ाने के लिए पढ़ा रहा है। मैंने सोचा कि ये कैसे टीचर्स दिखा रहे हैं। हालांकि मैं अपनी टीचर्स की बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, हमारे टीचर्स बहुत अच्छे थे, हमसे कनेक्टेड रहते थे। इवन आज भी इस एज में भी हम लोग उन लोगों के साथ कनेक्टेड हैं। तो हमारे लिए हमारे टीचर्स हमारे रोल मॉडल थे। अगर मेरे टीचर्स मेरा ये वीडियो देखे तो मैं सच में कहना चाहती हूँ, मैम आप सब लोग बहुत अच्छे थे, हम लोग बहुत लकी हैं कि हमें इतने अच्छे टीचर्स, इतने अच्छे स्कूल, इतना अच्छा एजुकेशन मिला। लेकिन इन बच्चों के साथ क्या था, कितने अकेले हैं, जहाँ पे कि टीचर और बच्चों में भी कोई कनेक्शन नहीं है। स्कूल का एनवायरनमेंट ऐसा है जहाँ बुलिंग चल रही है। तो खैर ये सब होता है। और अब वो जो इस सीरीज़ के फिर एंड में, मतलब सॉरी इस एपिसोड के एंड में
उस फादर को लगता है कि मैं तो एक एब्सेंटी फादर हूँ, मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए, कहीं मुझे अपने बच्चे को इस बुलिंग की और ये इस इंटरनेट की दुनिया में डूबने से बचाना है। वो बहुत चिंता में आ जाता है। तो वो वापस अपने बच्चे के पास जाता है और अपने बेटे से कहता है कि बेटा, अगर तुम्हारे पास टाइम हो, तुम टाइम स्पेयर कर सकते हो, तो मैं तुम्हारे साथ कुछ टाइम बिताना चाहता हूँ, बिकॉज आई लव यू, और मुझे भूख लगी है, चलो कुछ खाने चलते हैं। तो बच्चा उसके साथ गाड़ी में बैठता है और दोनों का जो इस पार्ट का जो एंड है वो इसी तरह से कि दोनों चले जाते हैं कुछ खाने के लिए, साथ में टाइम बिताने के लिए। और मैं हमेशा कहती हूँ क्वालिटी टाइम का मतलब होता है बच्चे के अकॉर्डिंग आपको चलना है, ना कि आप अगेन उन्हीं बातों पे आ जाओ। खैर ये भी हमारे लिए मैसेज है कि आप पेरेंट्स आप भी जाग जाइए, अपने बच्चों के साथ टाइम बिताइए, उनके साथ बातें कीजिए। क्योंकि देखिए अक्सर ऐसा होता है जब बच्चे 13-14 साल की एज में आते हैं, जब पहली बार वो डोर बैंग करता है, आपको बैक आंसरिंग करता है, आपकी बात नहीं सुनता, आपको कुछ बताता नहीं है, उस दिन आपको चिंता शुरू होती है कि मेरा बच्चा कुछ मुझे बताता ही नहीं, कुछ शेयर ही नहीं करता। लेकिन याद रखिए आपके बच्चे ने आपको बहुत लंबा पीरियड दिया था, वो 10 साल की एज तक, कम से कम इंडिया में तो ये है ही कि 10-11 साल की एज तक बच्चा अपने पेरेंट्स से बात करना चाहता है, उन्हें कुछ बताना चाहता है और वो कुछ कहना चाहता है। तब आपके पास टाइम नहीं होता, क्योंकि तब आपको बच्चा लग रहा होता है, आपको लगता है और आजकल के पेरेंट्स तो ब्लिंकिट पेरेंट या स्विगी पेरेंट बने हुए हैं, उनको लगता है कि बच्चों की बस रिक्वायरमेंट पूरी कर देनी चाहिए। लेकिन आप याद रखिए बच्चे के साथ टाइम बिताइए, अपनी फीलिंग शेयर कीजिए, उनके साथ ट्रांसपेरेंट रहिए। जैसे इस फादर ने एक कॉन्शियस चॉइस की टू बी मोर विद हिज चाइल्ड, वैसे ही आपको भी इस तरह की कॉन्शियस चॉइसेस अपनी लाइफ में करनी है कि आपको अपने बच्चे के साथ कनेक्शन बनाना है। खैर ये पार्ट यहीं एंड होता है, फिर शुरू होता है पार्ट 3, जो कि बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर शुरू होती है एक साइकोलॉजिस्ट की एंट्री। ये जनरली फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो कि ऐसे में सब मोटिव पता करना और वो बहुत चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं। तो ब्रायनी नाम से एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है, उसकी अब यहाँ पे एंट्री होती है। ये वाला एपिसोड तो बहुत अच्छा है। अगर आपने मेरी इतनी स्टोरी सुन ली तो मैं ये चाहती हूँ कि एटलीस्ट आप पार्ट 3 तो दोबारा देखिएगा ही, क्योंकि इसमें बहुत कुछ समझ में आता है। और मैंने आपको कहा है कि यहाँ पर जो ये मैस्कुलिनिटी, मेनोस्फेयर, मेसोजिनिटी, ये सब चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि बच्चे की ज़िंदगी में कितनी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट आती है। तो जो अच्छा हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूँ, ये सीरीज़ में इस तरह से चलता रहता है, आफ्टर 3 डेज़, आफ्टर 7 डेज़, इस तरह से बताते हैं। और अब ये जो चीज़ है वो है आफ्टर 3 मंथ्स, मतलब उस बच्चे को, क्योंकि अभी कुछ भी चीज़ें, मतलब बच्चे ने एक्सेप्ट भी नहीं किया है और अभी जो इंक्वायरी है वो पूरी भी नहीं हुई है। तो उस बच्चे को, और पुलिस को तो पता है कि इससे मर्डर किया, क्योंकि प्रूफ है उनके पास। तो बच्चे को, क्योंकि वो माइनर है, तो जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर में उसको रख देते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे भी किशोर गृह वगैरह होते हैं, इस तरह के होम हैं जहाँ पे बच्चों को रख दिया जाता है। और जो ये साइकोलॉजिस्ट है, क्योंकि इसको पूरे केस के का मोटिव जान के सब कुछ जज के सामने भी प्रेजेंट करना है, तो अब वो पता करने आई है। मैंने कहा ना, ये सेकंड एपिसोड से वाई की जर्नी शुरू हो जाती है। तो उस वाई की जर्नी की एक जो माइलस्टोन है वो ये भी है। तो साइकोलॉजिस्ट एंटर हो रही है, तो उसको दिखाते हैं कि वो जो इंचार्ज ऑफ द जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर है, वो कहता है तुम कितनी 4-5 विजिट कर चुके हो, कुछ रिजल्ट तो निकल ही नहीं रहा। तो यहाँ पर मैं एक बहुत अच्छी बात बता रही हूँ, हम साइकोलॉजिस्ट जो हैं, हम जो काउंसलर हैं, उनके लिए, कि वो जो ब्रायनी है वो कहती है मेरे लिए मतलब फास्ट डायग्नोसिस मैटर नहीं करता, मेरे लिए करेक्ट डायग्नोसिस मैटर करता है। मुझे असली चीज़ जाननी है कि ये क्यों हुआ, इस बच्चे ने, 13 साल के बच्चे ने अपनी क्लासमेट का मर्डर क्यों किया। तो वो बस एक हॉट चॉकलेट लेती है, उसमें मार्शमेलो डालती है और एक वो अंदर जाती है। वहाँ पे जेमी को बुला लिया जाता है। अब वो 4-5 विजिट तो नहीं दिखाएं, तो यहाँ पे वो जानते तो हैं, वो बैठते हैं। अब वो ना साइकोलॉजिस्ट उससे रैपो बिल्डिंग कर रही है, बोलती है तुम ये ले सकते हो। तो वो कहता है ओह वाह, उसको हॉट चॉकलेट पसंद थी। वो कहती है कि सैंडविच भी खा सकते हो। तो वो कहते मुझे नहीं खाना ये इस तरह के सैंडविच, मतलब पिकल विकल वाले सैंडविच मुझे पसंद नहीं है। अब यहाँ पर जो साइकोलॉजिस्ट है उसे बहुत सारे सवाल करने शुरू करती है
बहुत सारे सवाल पूछती है, जैसे जेमी के खुद के बारे में, उसकी लाइफ के बारे में, उसके रिलेशनशिप्स के बारे में, उसके डैड के बारे में, उसके डैड के खुद के डैड से, मतलब उसके ग्रैंडफादर में और उसके पापा के बीच में क्या रिलेशनशिप थी, वो लोग किस तरह से आपस में बात करते थे, ऐसे बहुत सारी चीज़ें पूछती है। दरअसल जो हम काउंसलर्स होते हैं वो गेस्टाल्ट थेरेपी वगैरह यूज़ करते हैं, जिसमें कि हम काउंसलिंग की थॉट प्रोसेस को, वो लाइफ के बारे में क्या सोचता है, ऐसी बहुत सारी बातें पूछ के उनका जो डीपर साइड है वो जानना चाहते हैं। तो इसमें ब्रायनी भी यही करती है, उससे फिर पूछती है कि तुम मैस्कुलिनिटी के बारे में क्या सोचते हो। तो मतलब काफ़ी, क्योंकि वो बच्चा बहुत कुछ अपने अंदर रखता है तो काफ़ी धीरे धीरे करके रिवील करता है। फिर बातों बातों में वो बताता है कि अब देखिए यहाँ पर जो मैंने आपको फर्स्ट एपिसोड के बारे में बताया था कि उसके फादर जैसे उनको ये फुटेज दिखते हैं जिसमें ये प्रूफ हो जाता है कि जेमी ने मर्डर किया है, तो वो अपना मुंह फेर लेते हैं। यहाँ पर उस बात को समझिएगा आप। अब वो बच्चा यहाँ बताता है कि जब मेरे डैड बहुत अच्छे हैं और मुझे कुछ नहीं कहते हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं, पूरी फैमिली को लुक आफ्टर करते हैं, और जब मैं छोटा था तो वो मुझे फुटबॉल खिलाने ले जाते थे, लेकिन मैं फुटबॉल में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करता था। तो जब मैं बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करता था तो स्टेडियम में और लोग फिर भी हंसते थे, लेकिन मेरे पापा मुझे कुछ नहीं कहते थे बल्कि मुंह फेर लेते थे। देखिए ये कितनी बड़ी बात है, उसके पापा बस मुंह फेर लेते थे, वो उसको कुछ नहीं कहते थे। लेकिन आप पेरेंट्स को मैं यही कहूँगी कि आप बच्चे एक स्पॉन्ज की तरह, आप अंदर जो चीज़ सोच रहे हैं बच्चे के पास वही एनर्जी जाती है, वही मैसेज जाता है। ये एनर्जी का खेल है, ये वाइब्रेशन का खेल है। और बच्चे, हमें लगते बच्चे हैं लेकिन वो सब कुछ समझते हैं, बस वो बात अलग है कि वो उसका मीनिंग अपने हिसाब से बाद में लगा लेते हैं। तो वो बच्चा कहता है कि मेरे पापा मुझे कुछ नहीं कहते थे, लेकिन मुझे जब वो मुंह फेरते थे मुझे पता चल जाता था कि ही वॉज अशेम्ड ऑफ मी, वो मेरे कारण शर्मिंदा हो रहे हैं। तो उस दिन भी जब पुलिस स्टेशन में भी बात होती है तो वो समझ जाता है कि मेरे पापा मेरे कारण से शर्मिंदा हैं। और बच्चों के लिए ये बहुत बड़ा पेन होता है कि उनके पेरेंट्स उनके कारण से शर्मिंदा हो रहे हैं। तो वो इस तरह की बात बताता है। और फिर वो और भी ज़्यादा सवाल पूछती है, तो फिर वो एकदम से अचानक दिखाते हैं कि वो बच्चे का इमोशनल आउटबर्स्ट हो जाता है। वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है कि तुम मुझसे इतने सवाल क्यों पूछ रही हो, मैं क्यों तुमको इतने जवाब दूँ, और मुझे यहाँ पे क्यों रखा गया है, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। तो वो जो ब्रायनी है वो एक बार को डर जाती है, लेकिन फिर भी वो कंसिस्टेंटली कहती थी कि ना जेमी सिट डाउन, जेमी सिट डाउन। तो वो बच्चे का दिखाते इतना ज़बरदस्त आउटबर्स्ट होता है, और वो ये कहते तुम कौन होती हो मुझको सिट डाउन कहने वाली। मतलब देखिए यहाँ पे बच्चे की एक थॉट प्रोसेस को पता चलता है कि वो बिल्कुल, उसको अच्छा नहीं लग रहा कि एक फीमेल उसको रूल कर रही है और ये कह रही है कि तुम बैठ जाओ। तो वो ये बात गुस्से में कहता है। उस बच्चे ने वंडरफुल एक्टिंग की, एक 13-14 साल के लड़के ने। और ये भी मैं बता दूं कि ये सीरीज़ 1 टेक में बनी है, मतलब हर वो 50-55 मिनट का जो एपिसोड है उसमें कोई एडिटिंग, कोई एडिट कट नहीं है, वो मतलब टेक में ही बनी है। तो इस तरह की एक्टिंग करना, इट्स रियली, मतलब मैं तो कहती हूँ अवार्ड विनिंग एक्टिंग है उसकी। खैर वो बच्चा एकदम से आउटबर्स्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी वो उसको कहती है तो वो एक बार को बैठता है और वो मतलब ब्रायनी बाहर चली जाती है। तो यहाँ पर एक बड़ी अजीब सी चीज़ है कि वो बच्चा इतना ज़बरदस्त आउटबर्स्ट के बाद एकदम से, मतलब इमीडिएटली वो नॉर्मल हो जाता है, वो डिस्कनेक्ट हो जाता है अपने उस आउटबर्स्ट से, और कहता है कि क्या मुझे थोड़ी सी हॉट चॉकलेट और मिल सकती है। तो वो ब्रायनी वापस आती है, फिर उससे आगे और सवाल करती है, पूछती है कि तुम मतलब विमेन के बारे में क्या सोचते हो। तब जो उसकी बातें निकल के आती हैं, तो वो यही कहता है कि मतलब उसकी बातों बातों में वो सारी चीज़ें समझ में आती हैं कि यहाँ पर एक चीज़ और है कि एंड्रू टेट का भी नाम आता है। एंड्रू टेट एक मतलब वहाँ का ब्रिटेन का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है, जो कि पहले किक बॉक्सिंग करता था और बाद में वो इन्फ्लुएंसर बन गया। और ये लोग अजीब से लोग हैं, मतलब ऐसे इन्फ्लुएंसर्स के लिए मैं क्या ही कहूँ कि वो इस तरह के ग्रुप चलाते हैं कि जो पहले तो उन बच्चों में ऐसी फीलिंग ला देते हैं ये लोग, मिसोजिनी के और मैनोस्फेयर, इस तरह के ब्लॉग्स, इस तरह के जो ऑनलाइन कम्युनिटी चलाते हैं, ऐसे इनका ये एक अलग ही कल्चर है
जिसमें वो लोग ना यही सब बातें करते हैं और बच्चों में या इस तरह के लोगों में एंटी फीमेल थॉट प्रोसेस को डेवलप करते हैं। तो यहाँ पे बच्चा कहता है कि हाँ मुझे पता है, एक 80-20 का आइडिया भी मुझे है। तो वो कहते हैं 80-20, तो वो बोलते हैं कि हाँ कि 80% वुमेन आर अट्रैक्टेड टू 20% ऑफ मेल्स। तो वो मतलब कि बाकी तो सब लोग बेकार हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि अगर आप फुटबॉल अच्छी नहीं खेलते हैं और आपकी लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर नहीं है, इसका मतलब आप अनवर्दी हैं। और जो हम लोगों के अंदर, मैंने पहले भी अपने बहुत वीडियोस में कहा है कि ये फीलिंग ऑफ अनवर्दी, फीलिंग ऑफ मतलब नॉट गुड, ये जो फीलिंग है, ये नेगेटिविटी की फीलिंग जो है ना, ये इंसान का सारा कॉन्फिडेंस ख़त्म कर देती है, उसको लाइफ हेल लगने लग जाती है, डिप्रेशन तक में चले जाते हैं। और जो ये अपना जेमी है, एक इनोसेंट बच्चा, वो इस तरह के ग्रुप्स के टच में आने के बाद क्या होता है कि उसके अंदर जो फीलिंग ऑफ जो अनवर्दीनेस है, जो फीलिंग ऑफ नॉट गुड इनफ जो है, ये सब चीज़ें, फीलिंग ऑफ नेगेटिविटी टर्न्स इनटू मतलब रेज, अग्रेशन, इस तरह के उसको चीज़ों को डेवलप कर देती है। तो ये ब्रायनी उससे ये भी पूछती है कि तुम केटी मतलब लड़की को डेट पे कहाँ ले जाना चाहते थे, तुम क्या करना चाहते थे, तुम्हें लड़की को टच करने का मतलब तुम क्या समझते, तुम क्या फील करते हो। तो इन द एंड मतलब इतने आउटबर्स्ट के बाद, इतने मतलब ये सब 80-20 प्रिंसिपल और इन सब के बारे में बात करने के बाद में वो जब पूछती है कि तुम मतलब उसको कहाँ, क्या तुमने उसको डेट के लिए कहा, तब जो बात निकल के आती है वो बड़ी अजीब सी है। वो ये तो बता देता है कि भाई पता तो चल जाता है कि वो उन ग्रुप्स के साथ कांटेक्ट में, इसका मतलब कि उसकी लाइफ में कोई पार्टनर तो है नहीं। लेकिन मैंने कहा है कि जो मिसोजिनिस्ट होते हैं उनमें डिज़ायर तो है, लेकिन वो खुद ही कह देते हैं कि मतलब कि मेरी कोई इच्छा नहीं है इस तरह की। तो वो कहता है कि मैंने कि केटी का कि कुछ प्राइवेट फ़ोटोग्राफ्स, कुछ न्यूड फ़ोटोग्राफ्स स्कूल में सर्कुलेट हो गई थी, मोबाइल पे सर्कुलेट हो गई थी। तो मैंने सोचा कि अब तो और दूसरा स्कूल फ्रेंड्स, देखिए एक 12-13 साल के बच्चे की बात है ये, कि इस बच्चों को उन न्यूड फ़ोटोग्राफ्स में केटी पसंद नहीं आई, तो मतलब उसकी बॉडी पसंद नहीं आई थी। तो मुझे लगा कि ये केटी का एक सॉफ्ट मोमेंट है, तो अब इस टाइम पे मैं चाहूँ तो एंट्री मार सकता हूँ, इसलिए मैंने उसको डेट के लिए ऑफ़र किया था। तो ब्रायनी पूछी तो केटी ने तुम्हें क्या कहा, तो बोले केटी लाफ्ड ऑन मी, और वो मुझे कहती आई एम नॉट दैट डेस्परेट टू मीट यू, और तुम्हारे साथ डेट पे जाने के लिए मुझे कोई इच्छा नहीं है। और उसके बाद उसने ना केटी मतलब वो उसको बुली करता था और इसने उसको इंसेल और ये सब कहना शुरू कर दिया था। तो ये जो रेज था, क्योंकि वो अपने आप को तो अनअट्रैक्टिव मानते ही हैं जो अपने आप को जिनको इंसेल कहा जाता है, तो वो कहता है कि इसलिए मैं उससे लास्ट मिलने गया था और ये सब हो गया। तो यहाँ पर वो फाइनल मतलब पॉइंट निकल आता है, ब्रायनी समझ जाता है कि इस बच्चे का क्या थॉट प्रोसेस है, ये कितना अपने आप को अनवर्दी, अनअट्रैक्टिव ऐसा मानता है, और इसके अंदर कितना रेज है, कितना अग्रेशन है फीमेल्स के लिए, वुमेन कम्युनिटी के लिए कितनी नेगेटिविटी है। तो वो उससे कहती है ओके टुडे इज़ अवर ये लास्ट मीटिंग। तो कहता वाई, मतलब इतना गुस्सा हो जाता है। वो कहते हैं कि तुम कैसे कह सकती हो, तुम कौन होती हो कहने वाली कि ये लास्ट मीटिंग है, तुम कैसे मुझसे नहीं मिलोगी। और वो कहते हैं मैं अगली हूँ इसलिए मुझसे नहीं मिलना चाहते हैं ना। मतलब सोचिए उस बच्चे के मन में कितना जहर भर दिया है इन ग्रुप्स ने, इन कम्युनिटीज़ ने। वो कहते हैं मैं अगली हूँ, मैं अट्रैक्टिव नहीं हूँ, इसलिए तुम मुझसे नहीं मिलना चाहते, तुम मुझे बताओ डू यू लाइक मी, डू यू लाइक मी। मतलब इतना ज़बरदस्त उसका इमोशनल आउटबर्स्ट दिखाते हैं कि वो जो साइकोलॉजिस्ट है वो बुरी कदर से डर जाती है। खैर फिर गार्ड आते हैं और उसको ज़बरदस्ती बच्चे को ले जाते हैं अंदर। तो यहाँ पर वो है कि मतलब कि वो जो साइकोलॉजिस्ट है वो डर जाती है किस तरह से अपने इमोशनल मतलब अपने इमोशंस को कंट्रोल करती है, क्योंकि उसकी आंखें भी छलछला जाती हैं। तो इस तरह से थर्ड पार्ट का एंड होता है। तो देखिए आप देख रहे हैं ना सारे जो पिलर्स हैं उनका कितना बच्चे की ज़िंदगी पे इम्पैक्ट होता है, कितना उनके थॉट्स पे असर होता है, उनकी पर्सनालिटी पे कितना असर होता है। खैर अब 4th एंड लास्ट एपिसोड शुरू होता है, इसमें बात आती है पेरेंटिंग की। तो कि अब यहाँ पर क्या होता है कि मैं यहाँ पे बच्चों से भी कहूँगी और साथ में मैं आपसे कहूँगी बच्चों के साथ बैठकर इन सीरीज़ को देखिए, क्योंकि क्या है कि इसमें बच्चों को ये समझना पड़ेगा कि जब आप कुछ ऐसा एक्ट करते हैं, आपसे कुछ इस तरह की एक ब्लंडर हो जाती है। जैसे बहुत बार अपन ने देखा है, पुणे में भी एक केस हुआ था कि बच्चे बहुत स्पीड से
कार चला के लेके जाते हैं और उनसे मर्डर मतलब सॉरी एक्सीडेंट में कुछ लोग मर जाते हैं। या हमारे यहाँ जयपुर में भी एक ऐसा ही किस्सा हुआ था कि बच्चे 12th की फेयरवेल के बाद गाड़ी लेके इतनी स्पीड से निकल गए और वो ड्रंक थे कि वो मतलब बच्चे का एक्सीडेंट हुआ और उसकी डेथ ही हो गई थी। और कभी आप लोगों से कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं तो आपकी फैमिली को कितना क्या क्या फेस करना पड़ता है, उनको आपके लिए कितना दुख होता है, क्योंकि पेरेंट्स आपसे बहुत प्यार करते हैं और जब सोसाइटी का उनके लिए पूरा नेगेटिव एटीट्यूड बन जाता है। तो यहाँ पर भी यही दिखाया है कि मतलब अब दिखाया है आफ्टर 13 मंथ्स, मतलब अब 13 महीने हो गए, मतलब वो बच्चा वहाँ पे हम जेल कहें या वो डिटेंशन सेंटर जो है वहाँ पर है। और आज क्या है कि जो उसके फादर हैं उनका बर्थडे है, तो वो लोग ऐसे बाहर निकल के उनकी बेटी बाहर जाती है तो उस जो फादर है उनकी वैन पे बच्चे कुछ गलत सलत बातें लिख जाते हैं, जिसका मीनिंग सही बात बताऊं तो मुझे भी नहीं पता था। इसमें बहुत सारे वर्ड्स आए हैं जिनका मीनिंग मुझे नहीं मालूम था। जब मैंने उनका मीनिंग देखा तो पता चला कि ब्रिटिश लैंग्वेज में वो स्लैंग लैंग्वेज है, स्लैंग वर्ड्स है ना। तो इसमें भी वो कुछ ऐसा वर्ड लिख के चल जाते हैं, नॉन्स या ऐसे कुछ, जिसका मतलब होता है स्लैंग में चाइल्ड अब्यूज़र या पिडोफिलिक इस तरह का। तो वो बहुत दुखी होता है। वो उसका जो रेज दिखाया, अग्रेशन दिखाया कि कितना वो गुस्से में आ जाता है। वो सोचता है कैसे भी इस चीज़ को मैं मिटा दूं। खैर वो लोग फिर पेंट वगैरह लेने जाते हैं, उनकी डॉटर और वो मदर फादर। तो वो लोग सोचते हैं नहीं ठीक है अब अपन चलते हैं, एक अच्छा टाइम बिताएंगे। तो वो लोग निकलते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि जेमी का वहाँ से डिटेंशन सेंटर से फ़ोन आता है। उसने अपने पापा के लिए एक कार्ड भी भेजा होता है बर्थडे विशेस के लिए। तो वो कहता है अपने पापा को कि पापा मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। पहले तो उनको बर्थडे विश करता है और उसके बाद में वो कहता है कि पापा मैं अपना प्ली चेंज कर रहा हूँ, मैं गिल्टी हूँ। मतलब वो कह देता है कि हाँ ये मर्डर मैंने किया, मैं जज के सामने अपना ये एक्सेप्ट कर लूँगा। यहाँ तक जेमी की बात है। तो उसके मदर फादर बहुत दुखी हो जाते हैं, क्योंकि एक मदर फादर के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि उनके बच्चे के ऊपर कोई परेशानी आ जाए या उसको पुलिस कोर्ट इनके चक्कर लगाने पड़ जाए। तो पेरेंट्स के लिए शायद इससे बड़ा दुख की कोई बात नहीं होती। और माँ बाप के लिए यही होता है कि वो अपने बच्चे का दुख नहीं देख सकते, और ये तो बिल्कुल ही हेल्पलेसनेस की फीलिंग है। खैर जो भी है वो लोग फिर घर आते हैं। अब जो इन दोनों जो हस्बैंड वाइफ के बीच की एक टॉक है, बड़ी ही इमोशनल है। यहाँ पर दोनों है ना, मतलब फादर कह रहा है कि मैं एक बेटर फादर बन सकता था लेकिन मैं नहीं बन पाया। और यहाँ पर दोनों जो हस्बैंड वाइफ हैं, जो जेमी के मदर फादर हैं, वो एक दूसरे से वैलिडेशन चाह रहे हैं अपनी पेरेंटिंग के लिए। तो वो वाइफ है वो कह रही है कि नहीं नहीं तुम तो अच्छे फादर हो, और ये भी कह रहा है कि नहीं तुम अच्छी मदर हो। उस दिन जेमी को पुलिस स्टेशन पे तुम्हें सिलेक्ट करना चाहिए था जिस दिन वो फुटेज दिखाए थे मेरी बजाय। और बोले कि मैंने हमेशा अच्छा और बेस्ट करने की सोची, क्योंकि वो अब बताता है कि जब मैं छोटा था तो मेरे फादर मुझे बहुत मारते थे, मेरी गलतियों के लिए मुझे बहुत मारते थे, इवन बेल्ट निकाल लेते थे, मुझे बेल्ट से भी मारते थे। तो मैं बहुत दुखी होता था, मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी। तो मैं ऐसा सोचा करता था कि जिस दिन मैं फादर बनूंगा मैं मेरे बेटे के साथ ऐसा नहीं करूँगा। इसलिए मैं बेस्ट बनना चाहता था। इवन मैं उसको जब फुटबॉल के लिए लेके जाता था तो मैं उसको कुछ नहीं कहता था, मैं मुँह फेर लेता था। देखिए आप देख रहे हैं 3 एपिसोड में ये बात आई है कि मुंह फेर लेते था। मतलब बच्चे के सामने ये चीज़ पक्की बात है, आप ट्रांसपेरेंट रहिए, अपनी प्योर फीलिंग को शेयर कीजिए, क्योंकि ये ज़रूरी है कि आपको अगर अपना इमोशंस को रेगुलेट करना नहीं आता तो बच्चा भी नहीं सीख पाएगा। वो जो फादर हैं वो अपनी फैमिली के लिए बहुत अच्छे हैं, अपने बच्चे के लिए बहुत अच्छे हैं, अपनी वाइफ के लिए भी बहुत अच्छे हैं, अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से लुक आफ्टर करते हैं, लेकिन उनको इमोशनल रेगुलेशन नहीं आता। क्योंकि जब उनको गुस्सा आता था तो वो उनकी बॉडी लैंग्वेज में बहुत अधिक अग्रेशन होता था और वो ऐसे फिजिकली डोमिनेट करने की कोशिश करते थे। यहाँ पर भी ये कई बार दिखाया, लेकिन वाइफ बहुत कूल थी, लेकिन बच्चे के रोल मॉडल उसके पापा बने। तो वो बार बार कहता है कि तो इससे ये चीज़ समझ में आती है कि हमको अपने बच्चों के साथ ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। आपके जो भी इमोशन है, जो भी फीलिंग है, उसको पहले आइडेंटिफाई कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, तब जाकर आप उसको रेगुलेट कर पाएंगे। लेकिन अगर हम उनको सप्रेस करते हैं और मास्क लगाते जाते हैं तो जो हैं और जो हम दिखना चाहते हैं ये बहुत बदल जाता है। तो सब कुछ
इम्प्योर होकर सामने जाता है और बच्चा अपने हिसाब से उन चीज़ों को परसीव करके एनालाइज करके और अपनी लाइफ में उतार लेता है। तो जब उसको रेगुलेशन, इमोशनल रेगुलेशन नहीं आता, वो उसकी मतलब बहुत एग्रेशन है, तो बच्चे ने भी यही सीखा। बच्चे कहाँ से सीखेंगे? तो मैं यहाँ पेरेंट्स और टीचर्स से यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग बच्चों के साथ एक तो रोल मॉडल बनिए इस मामले में। कई बार मैंने देखा है टीचर्स को बहुत गुस्सा आ जाता है, वो अनकंट्रोल हो जाती हैं। मैं बहुत बच्चों से बात करती हूँ, अभी कुछ दिन पहले की बात है, मुझे पता चला, यहाँ अच्छे स्कूल के बच्चों की बात बता रही हूँ। अच्छे स्कूल से मेरा मतलब है जो अपने आप में ब्रांड बनते हैं, कि वहाँ के बच्चे बता रहे थे कि टीचर्स उनके साथ किस तरह की बात करती, कैसी लैंग्वेज यूज़ करती है। अरे तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम तो इस स्कूल के लायक नहीं हो, तुम्हें इंग्लिश बोलनी तो नहीं आती और यहाँ बस एडमिशन ले लिया। इस तरह की बातें कहते हैं। अभी मेरे सामने एक 2nd क्लास की बच्ची ने मुझे बताया, एकदम इनोसेंट फेस, इनोसेंटली वो मुझे बता रही थी कि मुझे मेरी टीचर अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मैं तो सोची कितनी छोटी बच्ची कि उसको राइटिंग पेज मिलता है। बोले कि जब हम वो एक पेज राइटिंग का मिलता है, तो जब हम लिखते हैं अगर किसी की बहुत गलतियां हो जाएं तो टीचर है ना उस पेज को ही फाड़ देती है। देखिए ये कितना डिसहार्टनिंग है, बच्चों के लिए कितना अजीब सी बात है। तो बच्चे को वो टीचर नहीं अच्छी लगती, ऐसी टीचर के साथ कैसे कनेक्शन बनेगा? तो टीचर्स को यहाँ ये सोचना चाहिए कि आप बच्चे को बता सकते हैं, रेड मार्क कर सकते हैं, लेकिन पेज फाड़ देना, अगर कभी हम कोई चीज़ बनाएं, हमें दिख रही हो कि ये इतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी हम दूसरे को जब देते हैं और सामने वाला उसको सिरे से रिजेक्ट कर दे, तो हमें कितना दुख होगा। यही बच्चों के साथ होता है, बच्चों के इमोशंस हर्ट हो जाते हैं और उन्हें लगता है टीचर के गुस्से को और उनके चिल्लम चिल्ली को देख के लगता है कि भाई यही तरीका होता होगा अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने का। तो टीचर्स को, पेरेंट्स को, स्कूल सिस्टम को, सबको बहुत अवेयर होने की ज़रूरत है, अलर्ट होने की ज़रूरत है। और साथ ही मैं कहूँगी कि ये जो यूट्यूबर्स हैं, ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, इनको कोई राइट नहीं बनता कि वो हमारी सोसाइटी को इस तरह से ख़राब करें। हमारी आने वाली जनरेशन के साथ इतना बड़ा, मैं तो कहूँगी, पाप करने का उन्हें कोई हक नहीं है। आप ऐसी बातें मत करिए जो कि किसी के दिलो दिमाग पे असर डाल दे। खैर, इस तरह से दोनों जो हस्बैंड वाइफ हैं वो बात कर रहे हैं, और वो ये भी कहती है कि लीज़ा, मतलब उनकी डॉटर के लिए, वो नहीं है ना ऐसी। तो यहाँ पे मैं पेरेंट्स से ये भी कहूँगी कि आपको कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है, आपको कॉन्शियस चॉइसेस की ज़रूरत है, गिल्ट की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि 2 बच्चे हैं, दोनों देखिए कितने डिफरेंट हैं। लीज़ा की लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जेमी से क्या ही हो गया, उसने वो किन चीज़ों में ट्रैप हो गया। और साथ में वो ये भी बताते हैं फादर कि जब जेमी छोटा था तो कितना अच्छा था, वो हम फुटबॉल खिलाने ले जाते थे, लेकिन वो उसमें अच्छा नहीं था, दूसरे स्पोर्ट्स में भी अच्छा नहीं था, लेकिन वो ड्राइंग कितनी अच्छी करता था, और हमने उसको कंप्यूटर ला दिया धीरे धीरे करके। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिए कि अगर बच्चे को ड्राइंग अच्छी लगती या उसको जो अच्छा लगता है उसको वो परस्यू करने दीजिए। हम लोग उन चीज़ों से हटा देते हैं, कई बार हमें पता ही नहीं चलता, क्योंकि हम इतना नोटिस ही नहीं करते, इतना टाइम ही नहीं देते बच्चे को। तो वो कहते हैं कि फिर हमने कंप्यूटर ला दिया और हमने सोचा हमारा बच्चा सेफ़ है, घर में है, कमरे में है, अपने कंप्यूटर पे। हमने ये तो देखा ही नहीं कि उस इंटरनेट पे, जो कंप्यूटर में इंटरनेट है, उसकी भी तो एक दुनिया है। वो उस दुनिया में वो क्या कर रहा है, किन के साथ है, कहाँ जा रहा है, ये सब तो हमने ध्यान ही नहीं दिया। तो उनको बहुत गिल्ट होती है। तो और फिर एंड यही होता है कि वो एक टैडी को लेता है और उसके, वो लोग जेमी के रूम में ही एक टैडी को लिटाता है और उसके ऊपर ब्लैंकेट लगा देता है, और वो जिस तरह से, जिस हेल्पलेसनेस की फीलिंग में रोता है, तो आपकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। और यहाँ पर हमारी ये वेब सीरीज़ ख़त्म होती है और हमारे सामने बहुत सारे सवाल छोड़ जाती है, बहुत सारी जिम्मेदारी छोड़ जाती है। तो यहाँ पे मैं कहना चाहती हूँ कि हम सबको मिलकर आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि जैसे टेक कंपनीज़ हैं, ये अरबों डॉलर कमा रही है, लेकिन वो इस इंटरनेट की दुनिया में, इस सोशल मीडिया की दुनिया में क्या जहर घुल रहा है, उसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी। उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन चीज़ों को फ़िल्टर करे, इन पे कोई तो कंट्रोल लगाए। स्कूल्स हैं और जो एजुकेशन सिस्टम है वो बच्चों के इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम नहीं कर रहे, उनको ये मेंटली सिक्योर नहीं कर रहे।
बच्चों के लिए जो अंदर ही अंदर बच्चों में बुलिंग चल रही है उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब पेरेंट्स हैं वो भी थोड़े अवेयर हो जाएं कि उन्हें पता होना चाहिए कि डिजिटल वर्ल्ड में, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हमारा बच्चा किन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। उनका ध्यान ही नहीं है, वो भी अपनी जॉब में, अपनी दुनिया में, अपनी इंटरनेट की दुनिया में बिजी हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमें जॉब करना ज़रूरी है। हम बच्चों के लिए तो कर रहे हैं, लेकिन याद रखिए कि ये जो बच्चे हैं ना, ये बड़े होकर आपसे कहेंगे कि मेरी तो इतनी सारी रिक्वायरमेंट्स ही नहीं थी। खैर, तो आप लोग कैसे भी करके इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए। और साथ ही मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि जो ये टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी की बात हम करते हैं, इसमें हम कह देते हैं कि इसके कारण लड़कियों के ऊपर बहुत रिस्क है, फैमिली सिस्टम ख़राब हो रहा है, हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है। तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि हम लड़कियों के बहुत इश्यूज़ पे बात करते हैं, लेकिन अब हमें लड़कों की भी के जो चैलेंजेस हैं जो वो फेस करें उन पर भी बात करने की ज़रूरत है। और टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी सिर्फ लड़कियों को ही परेशान नहीं करती, बल्कि लड़कों को भी परेशान करती है। इन लोगों में एक अजीब सी नेगेटिविटी आ जाती है, आपस में एक दूसरे के लिए राइवलरी रहती है, हिंसक हो जाते हैं, वॉयलेंट हो जाते हैं। और आपको मैं बताऊं कि इसके कारण है ना, उनमें खुद के लिए नेगेटिव फीलिंग रहती है और इस चक्कर में सुसाइड रेट भी बढ़ गई है। साथ ही बच्चों को, हमारे यहाँ पे बच्चों को बहुत ज़्यादा ये सिखाया जाता है कि अरे बच्चों को सिखाओ हाउ टू से नो, नहीं तो तुम यूज़ होते रहोगे। लेकिन कोई भी बच्चों को ये तो सिखा ही नहीं रहा हाउ टू टेक नो। अगर आप हाउ टू से नो जानते हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हाउ टू टेक नो, क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए सबका अपना स्पेस होता है, अपनी चॉइस होती है। तो बच्चों को समझाइए कि क्योंकि आज के एडोलेसेंट और यूथ का ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है कि वो रिजेक्शन हैंडल ही नहीं कर सकते, और इसीलिए जो मतलब जेंडर राइवलरी भी आ गई है। और बच्चे जरा सा मोबाइल उनसे छीन लो तो सुसाइड कर लेते हैं। 10-12 साल के बच्चे सुसाइड की तरफ जाने लग गए। तो आप याद रखिए, बच्चों को सिखाइए कि हाउ टू टेक नो, अदरवाइज़ बहुत परेशानी हो जाएगी। और बच्चों को मालूम होना चाहिए सबका अपना स्पेस है, अपनी चॉइस है। और साथ में अगर किसी ने ना कर दिया है तो आपको पता होना चाहिए कि ये उसका डिसीजन है, उसकी चॉइस है। ऐसे ही आपके पास भी आपकी चॉइस है। अब ये बात आती है एंड में कि क्या सजेशंस हैं, हमें क्या करना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहली बात है कि आप अपना फैमिली टाइम बढ़ाइए। बच्चों के पास एक सेट रूटीन होना चाहिए, उनका स्क्रीन टाइम कम करिए। और स्क्रीन टाइम कम करने के लिए है कि आप फेस टू फेस बात करना शुरू करिए, बच्चों के साथ खेलिए, उनसे बात करिए, उनके साथ प्लेफुल रहिए। और बच्चों को ये जो सेक्सुअल कियोस है और जो टॉक्सिसिटी है, इनके लिए ज़रूरी है कि हम इस पेंटअप एनर्जी को निकालें। और इसके लिए आउटडोर स्पोर्ट्स हैं और बहुत सारे प्ले एक्टिविटीज़ में, इसमें बच्चों को आप इन्वॉल्व कराइए, उनको लेके जाइए, उनको खेल खिलाइए। और स्क्रीन टाइम कम करने के अलावा एक मील टाइम ज़रूर घर में होना चाहिए जिसमें हम सब लोग साथ बैठ के खाना खाएं। और क्योंकि देखिए, जो जेमी है उसके पास बहुत लविंग पेरेंट्स थे, अच्छा घर था, अच्छा स्कूल में पढ़ाई कर रहा था, बहुत स्मार्ट था, इंटेलिजेंट था, लेकिन उसके बावजूद भी वो स्ट्रगल कर रहा था। तो इस स्ट्रगल से बचाने के लिए हमें इन सब पॉइंट्स को ध्यान रखने की ज़रूरत है कि, और साथ ही बच्चों को ये बताइए कि आजकल ये हो गया कि मम्मी बाहर जा रही है, जॉब पे जा रही है, ओके बेटा टेक केयर, आई लव यू। फ़ोन पे भी ओके बेटा बाय, आई लव यू। या बच्चा भी ऐसे ही कह रहा है, तो सिर्फ आई लव यू कहने से नहीं चलेगा, बल्कि आप उनको ये विश्वास दिलाइए कि बेटा आप कुछ भी हो, कैसे भी हो, लेकिन हमारी दुनिया में आप सबसे इम्पॉर्टेंट हो। और आप कोई भी गलती कर देते हो तो भी हम आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन मैंने कहा है कि उसमें कॉन्शियसनेस ज़रूरी है, क्योंकि ये भी ध्यान रखिए कि लव विदाउट कॉन्शियसनेस इज़ कंट्रोल। तो कहीं ना कहीं हम बच्चों को कंट्रोल करने लग जाते हैं इनडायरेक्टली, या बहुत ज़्यादा उनको हमारा परमिसिव एटीट्यूड हो जाता है। तो हमको कॉन्शियस रह के अपनी पेरेंटिंग करनी है। साथ ही एक चीज़ और है कि ये सुनिश्चित कीजिए कि बच्चा पर्याप्त नींद ले। इनफ स्लीप बहुत ज़रूरी है, वरना ब्रेन में फिर वही मैस क्रिएट हो जाता है। और जब रातों को जागते हैं तो बच्चों के सामने इतने ऑप्शन आ जाते हैं, इतनी बड़ी दुनिया खुल जाती है कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं और समझ ही नहीं पाते कि वो क्या करें। अब मैं लास्ट में यही कहूँगी कि अब आप लोग को जाग जाना चाहिए, क्योंकि हमें अगली पीढ़ी ही नहीं, इसी पीढ़ी में नए जेमी तैयार नहीं होने देने। और हम तैयार क्या कर रहे हैं, तैयार नहीं होने देने। अगर हम अभी नहीं जागे
तो बहुत देर हो जाएगी और हम उसी वो डिटेक्टिव की तरह नाइफ ढूंढते ही रह जाएंगे। फ्रेंड्स, मैंने पहले कहा था कि नाइफ भी एक तरह का मेटाफर है, क्योंकि जब मैंने लोगों से बात करी तो लोग वहीं अटके हुए थे कि वो चाकू मिला कि नहीं मिला, वो नाइफ कहाँ था। तो यहाँ पे वो, मुझे ऐसा लगता है कि वो नाइफ भी एक मेटाफर है, जो कि स्कूल में भी है, घर में भी है, सोशल मीडिया पे भी है, इंटरनेट की भी दुनिया में। तो हमको उस नाइफ को हटाना है, तो बहुत देर हो जाए उसके पहले आप अपने पास वाले जेमी को बचा लीजिए। ये आपकी, हमारी सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि एक बच्चा सिर्फ पेरेंट्स की नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी, पूरी कम्युनिटी की जिम्मेदारी होता है। और इसके लिए हम एक प्रोग्राम चलाते हैं, आओ बात करें, जिसमें बच्चे, पेरेंट्स, टीचर्स, स्कूल, ओल्ड एज पर्सन, कोई भी जिनको भी कुछ कहना है वो हमसे बात कर सकते हैं। और क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ, बात करने से ही बात बन जाती है। तो चलिए हम आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। थोड़ा सा बड़ा हो गया है, लेकिन मुझे मालूम है कि कि आप लोगों को इसमें इंटरेस्ट आया होगा। और अगर ये आप लोग को अच्छा लगा है, क्योंकि यहाँ तक आप पहुँचे हैं, इसका मतलब आपको थोड़ा सा तो अच्छा लगा है, तो आप अपने लव्ड वंस के साथ इसको भी शेयर कीजिए और अपने नेक्स्ट जेमी को बचाने में अपना योगदान दीजिए। चलिए नेक्स्ट एपिसोड में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। अपना बहुत ध्यान रखिएगा, अपने बच्चों को बहुत प्यार दीजिएगा। ओके।